हेलो एंड अ वेरी लवली लवली गुड इवनिंग। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में इंडिया सीरीज में इंडिया एस वन। अब बड़े जहाँ तक इंडिया एस वन का सवाल है, ये एक सिंपल अकाउंट सिंपल इंडिया एस है। और आप मैंने पहले ही कहा है, जहाँ तक इंडिया एस का सवाल है आपके लेवल पे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है इंडिया एस में से, तो वो एक तो इंडिया एस टू में से पूछा जा सकता है या इंडिया एस 20 में से आपका पूछा जा सकता है, इज इंडिया एस 33 में से। इज ए क्लियर टू यू? ये दो ऐसे स्टैंडर्ड है जिसमें से छोटे प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक इंडिया एस वन का सवाल है, इंडिया एस वन के अंदर हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम हमें होना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। बट जहाँ तक इंडिया एस वन का सवाल है, सबसे पहले तो इंडिया एस वन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने पहले पॉइंट में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इंडिया एस वन का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एंटिटी जब अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही है जो नॉर्मली आप समझते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है कि वो इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि हम उनका कंपैरिजन कर सकें। एक तो एंटिटी की अपनी ही प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि हमारी एंटिटी ने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है करंट ईयर में, तो करंट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि उनका कंपैरिजन करा जा सके एंटिटी की पिछले साल की या प्रीवियस ईयर्स की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक एंटिटी अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करे कि हम उनका कंपैरिजन दूसरी एंटिटीज़ की जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कर सकें। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। इसमें यही चीज़ मैंने लिखी है जो मैंने आपको बताई। फिर पैराग्राफ 2 ये कहता है, यानी कि इसमें अगला पॉइंट है एप्लीकेशन के बारे में, कि ये इंडिया एस कौन सी एंटिटीज़ पे अप्लाई करता है। जहाँ तक एंटिटीज़ का सवाल है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो इंडिया एस है वो सभी एंटिटीज़ पे अप्लाई करता है। जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सारी एंटिटीज़ पे ये अप्लाई करता है। इज इट क्लियर टू यू? सारी एंटिटीज़ पे अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग ऐसी एंटिटीज़ पे भी अप्लाई करता है जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं इंडिया एस 110 के हिसाब से। ये जब तुम हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हें इंडिया एस 110 के बारे में तुम पढ़ोगे, तो उसमें तुम देखोगे कि कोई कंपनी पेरेंट कंपनी कहलाती है तब अगर उस कंपनी का कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा का है। सपोज पी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने एस लिमिटेड के 50% से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं, तो मैं बोलूँगा पी पेरेंट कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के अधीन है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया एस 110 ये कहता है कि पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो पॉइंट क्या है कि ये जो इंडिया एस 1 है वो ऐसी कंपनीज को भी अडॉप्ट करना पड़ता है जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। एक तो ये कहता है, और कहता है ये ऐसी एंटिटीज़ को भी अडॉप्ट करना पड़ता है जो केवल जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये पेरेंट है और ये इसकी सब्सिडियरी है, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट कंपनी एक तो अपनी पोजीशन को दिखाएगी। अपनी पोजीशन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू दिखाया जाता है उसको हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एक तरह से वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, लेकिन उनको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं जिसमें कि हम पूरे ग्रुप की पोजीशन, यानी कि पेरेंट और सब्सिडियरी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मिला करके लिखते हैं। तो ये इंडिया एस, चाहे मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं चाहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, तब भी ये इंडिया एस अप्लाई करेगा। इसका मतलब है इंडिया एस में जो प्रेजेंटेशन को कि आइटम्स किस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, उन चीज़ों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। फिर इसमें अगला पॉइंट मैंने लिखा है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब 11-12 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको मालूम है कि एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है। इससे पहले जब आप क्लास 11th में थे, 12th में थे, या इससे पहले के लेवल ऑफ एजुकेशन में जब थे, आपको मालूम है एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑफ कोर्स एसेस करने के लिए, देखने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, और उसके अलावा हमें मालूम है कि जो किस कंपनी होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सी पार्टीज़ होती हैं जो इंटरेस्ट रखती हैं।
चाहे वो मैनेजमेंट खुद हो, चाहे ओनर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हो, चाहे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों, क्रेडिटर्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, गवर्नमेंट हो, हज़ारों पार्टीज़ होती है जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब कोई एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप अपनी एसेट्स की जानकारी दें, आप अपनी लायबिलिटीज़ की जानकारी दें, आप अपनी इक्विटी की जानकारी दें। इक्विटी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आया? इंड एस में रिजर्व एंड सरप्लस को अदर इक्विटी भी कहते हैं। तो इक्विटी के अंदर दो चीज़ें आती है, शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व। यानी कि आप अपने शेयर कैपिटल के बारे में बताएं, अपने रिजर्व्स के बारे में बताएं, आप अपने इनकम के बारे में बताएं, एक्सपेंस के बारे में बताएं, गेन्स के बारे में बताएं, लॉसेस के बारे में बताएं। उसके अलावा कंट्रीब्यूशंस बाय का मतलब है कि जो ओनर्स है उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स का मतलब आपकी कंपनी ने ओनर को कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में दिया है। इन चीज़ों का भी आप इन चीज़ों की भी आप इंफॉर्मेशन दें और अपने कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दें। समझ में आया? तो बेसिकली ये इंड एस कहता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। तो मकसद क्या होना है? मैंने क्या बताया? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एसेट्स, रिगार्डिंग योर लायबिलिटी, रिगार्डिंग योर इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, एटसेट्रा, एंड कंट्रीब्यूशन मेड इनटू द एंटिटी बाय द व्हाट वी कॉल ओनर्स, and distributions means dividend paid to the owners, and also information regarding the cash flow. उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि जब कोई एंटिटी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो इसका बेसिकली क्या मतलब है। जब मैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं इंड एस में, इंड एस 1 कहता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी, देखो जाहिर है कि ये हम इंड एस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं जो इंड एस को फॉलो कर रही है। समझ में आया? मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक तो वो सेट है जिसको हम एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, और एक ऐसा सेट है जिसको हम इंड एस कहते हैं। जो इंड एस है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड सेट है। तो इंडिया में कुछ कंपनीज जिन्होंने इंड एस के दिए हुए क्राइटेरियाज को जो मीट करती हैं, वैसे सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है, यानी कि लिस्टिंग के प्रोसेस में है, करेक्ट, उन कंपनीज को इंड एस फॉलो करना पड़ता है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कि नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा का है, 250 करोड़ से ज़्यादा का अगर उसका नेट वर्थ है, नेट वर्थ का सिंपल वर्ड्स में मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस वैल्यू लेस एसेट्स। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है, या कोई भी ऐसी कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से उसका नेट वर्थ अगर ज़्यादा है तो उसको इंड एस फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब हम इंड एस की बात करते हैं, जब मैं यहाँ बोलता हूँ एंटिटी, तो मैं इसका मतलब ऐसी एंटिटी की बात कर रहा हूँ जो इंड एस को फॉलो कर रही है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? क्योंकि इंड एस 1 का जो ताल्लुक है वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है कि कोई एंटिटी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करेगी तो कैसे करेगी। तो वो इंड एस 1 कहता है कि कोई भी एंटिटी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। अब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जैसे कि मेरा ये करंट ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, मान लेते हैं ये करंट ईयर है, करेक्ट, ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर के एंड में एक तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो क्या आती है? बैलेंस शीट आती है। दूसरा, मुझे करंट ईयर का एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनानी पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनानी पड़ेगी। तीसरा, मुझे एक और चीज़ बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी तुम हायर लेवल पे पढ़ोगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैंने अभी बताया कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी। और ये अदर इक्विटी का क्या मतलब है? अदर इक्विटी का मतलब होता है बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस। इंड एस में हम रिजर्व एंड सरप्लस को अदर इक्विटी बोलते हैं। तो हमारी शेयर कैपिटल में क्या बदलाव आए, अदर इक्विटी के आइटम में क्या बदलाव आए, हमें उसकी भी एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। समझ में आया? एक तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
उसके अलावा हमें एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लोज, एक हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साथ में बनानी पड़ती है। यानी कि तुमने 4 चीज़ें तो देख ही ली, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैंने कहा MCQ बेस्ड क्वेश्चन बचा सकते हो और कुछ नहीं तुम्हारा आएगा। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि टाइटल जैसे AS1 है तो वो किससे डील करता है, यानी कि टाइटल की एक्सप्लेनेशन मालूम होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो बनानी पड़ती है और उसके अलावा हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी बातचीत करूँ तो सपोज कोई एंटिटी है, मैंने कहा मान लेते हैं उसका करंट ईयर ये है, तो जब हम करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें कंपैरेटिव पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है। कंपैरेटिव पीरियड का क्या मतलब है, लास्ट ईयर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। सपोज आप एक एंटिटी हो, तो जब आप अपना कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक तो करंट ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिकॉज आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो लास्ट ईयर की भी आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। आपको करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, लास्ट ईयर का भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन हो सकता है। बात समझ में आई है। उसके अलावा मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़ेगी, वो मुझे लास्ट ईयर की मैं नहीं भी बनाता तो कोई बात नहीं, करंट ईयर की बनानी पड़ेंगी। और उसके अलावा हमें नोट्स भी देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब कंप्लीट सेट के अंदर एक तो बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लोज आता है और नोट्स आते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो ये 5 चीज़ें ही आती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी भी है, वैसे तो ये 5 चीज़ें ही आती हैं, लेकिन कभी कभी किसी एंटिटी को एक एडिशनल बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। हालांकि तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा ऊंचा पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा तुम्हारे इतना डीपली नहीं होता, फिर भी जस्ट अब पढ़ी रहे तो आपको जस्ट मैं बताता ही चलूँ। मैंने अभी कहा कि जैसे मैं करंट ईयर के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो लॉजिकली मुझे एक तो बैलेंस शीट करंट ईयर के एंड में बनानी पड़ेगी, एक लास्ट ईयर के एंड में भी बनानी पड़ेगी। लेकिन रेयर सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी मुझे लास्ट ईयर की ओपनिंग डेट को भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, लास्ट ईयर के ओपनिंग डेट को भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं एडिशनल बैलेंस शीट। ये तब बनानी पड़ती है अगर किसी एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज लाया है और वो चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पीछे से, पहले से। जैसे हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे हम अभी करंट ईयर पे हैं, 10 साल पहले अब हमने करंट ईयर में ये सोचा कि भाई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज तो आना चाहिए, या हम नई पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन हम इसको अडॉप्ट करेंगे 10 साल पहले से, यानी कि अब मुझको पीछे से चेंज करना पड़ेगा। तो जब कोई एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाती है या किसी आइटम को रीस्टेट करती है, जैसे मैंने गलती से कोई आइटम लिख दिया था 4-5 साल पहले, मुझे अब करंट ईयर में मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, समझ में आया? रीस्टेट करने का मतलब है। या हम कोई रीक्लासीफाई करना चाहते हैं एक आइटम को, जैसे कि हमने पहले करंट नॉन करंट गलत कर दिया था, अब हम उसको रीक्लासीफाई करना चाहते हैं। तो जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर लाती है या किसी आइटम को रीस्टेट करती है या क्लासीफाई करती है रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है करंट में रह करके पास्ट की बात करना, समझ में आया? रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे से हम कोई चेंज लाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड कहता है फिर आपको एडिशनल बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, जस्ट नॉलेज से के लिए। वैसे तो कंप्लीट सेट का मतलब वही है जो मैंने बताया। फिर स्टैंडर्ड आगे क्या कहता है, सिंगल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने तुम्हें बताया इंडिया में जो ये नया सेट है जिसको हम इंड एस बोलते हैं, और इंड एस की फुल फॉर्म क्या है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना इंड एस, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो इंड एस है, मैंने अभी तुमसे कहा कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसके अंदर भी 2 तरीके के स्टैंडर्ड है। एक IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसीलिए जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म IAS नहीं रखी, क्योंकि IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम शॉर्ट में इंड AS इसीलिए लिखते हैं। एनीवे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मैंने कहा एक तो हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक होते हैं IFRS, इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों मिला करके ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहलाते हैं।
और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इंडिया के जो ये नया सेट है इंड एस, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, यानी कि इन दोनों पर बेस्ड है। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने कहा। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एंटिटीज जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट बनाए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो ये कहते हैं कि कोई भी एंटिटी जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करे तो 2 स्टेटमेंट बनाए, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम ओसीआई बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यानी कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं, लेकिन मैंने कहा ये अब तुम्हारे लेवल पे तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे हाई लेवल पे जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या क्या आइटम लिखते हैं। जस्ट वैसे जैसे कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया या कोई एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, वो जनरली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके लिए 2 स्टेटमेंट बनाई जाए, लेकिन इंड एस, हमने तो इंड एस पढ़ना है, तो इंड एस 1 ये कहता है कि एंटिटीज को एक ही स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक ही स्टेटमेंट बनानी है। यानी कि इंडिया में जो कंपनी इंड एस को फॉलो करेंगी, वैसे इंड एस को फॉलो करने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना है, लेकिन इंडिया ने ये रूल बनाया हुआ है कि हम एक ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो लोअर पोर्शन होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है, और इसमें वो आइटम लिखे जाते हैं, मैंने कहा कि जो पीएनएल में नहीं लिखे जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ऐसे आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस जो पीएनएल में नहीं लिखे जाते उनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखा जाता है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, यानी कि तुम्हें एमसीक्यू के एंगल से मालूम होना चाहिए कि इंडिया में एक ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होती है। फिर इसमें अगला पॉइंट है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ये कहता है कि जैसे कोई एंटिटी है, अब एक एंटिटी ने, ये एंटिटी है, इस एंटिटी ने करंट ईयर के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है। तो स्टैंडर्ड कहता है, और मैंने तुम्हें बताया कि हम इंड एस की बात कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो एंटिटी है वो इंड एस को फॉलो करती है। तो एंटिटी ने इंड एस अपना करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है, लेकिन इस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी माना जाएगा कि इंड एस के हिसाब से बनाई गई है, ये तभी माना जाएगा अगर डायरेक्टर्स ने एक नोट में ये चीज़ लिखी है। क्या चीज़ लिखी है? कि हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो बनाया है वो बिना किसी दबाव के, अनरिजर्व्ड का मतलब है बिना किसी दबाव के बनाया है, और क्लियरली हम ये कहते हैं कि हमने इंड एस को कंप्लाई करा है। हमें नोट में ये देना पड़ता है कि हमारी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंप्लाइंग टू इंड एस है, और हम जो ये नोट लिख रहे हैं बिना किसी दबाव के लिख रहे हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि इंड एस के हिसाब से बनी है, तो वो तभी माना जाएगा कि इंड एस के हिसाब से बनी है जब उसमें एक नोट दिया होगा कि एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस इन द नोट। यानी कि नोट में हमने, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली ये लिखा हुआ है, और अनरिजर्व्ड का मतलब है बिना किसी दबाव के। हमने क्लियरली और बिना किसी दबाव के ये माना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लाई कर रही हैं, ये हमें लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? तब ये माना जाएगा कि एंटिटी की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंड एस के अनुसार बनी हुई है। मान लो एक एंटिटी ने इंड एस को फॉलो कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और एंटिटी ने नोट में ये नहीं लिखा, तो तब ये नहीं माना जाएगा कि एंटिटी ने की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंड एस को कंप्लाई कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? फिर स्टैंडर्ड कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑब्वियसली जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बने कि वो हमारी कंसर्न की एंटिटी की पोजीशन को फेयर तरीके से दिखाएं और सच्चे तरीके से, ट्रूअर मैनर से दिखाएं। एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रदर्शित कर रही है, ऐसा तब माना जाता है जब एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन इंड एस 8 के हिसाब से करा है, नंबर 1। नंबर 2, एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन उसमें है, यानी कि इन कैरेक्टरिस्टिक को पूरा कर रही हैं, और एंटिटी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए हुए। जब ये 3 चीज़ें किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होती हैं तो तब ये माना जाता है कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू पिक्चर
और फेयर पिक्चर को डेपिक्ट कर रही है एंटिटी की, करेक्ट, ये मालूम होना चाहिए। अब एक वर्ड है इनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज। इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि ये ठीक अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। मान लेते हैं कि एक एंटिटी ने अपने स्टॉक को वैल्यू करा, और इस स्टॉक को वैल्यू करते हुए मान लेते हैं उन्होंने अपने स्टॉक को इस मेथड से वैल्यू करा, नीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये जो मेथड है स्टॉक को वैल्यू करने का, इंड एस प्रिस्क्राइब नहीं करता। समझ में आया? इंड एस तो यही कहता है भाई आपने फीफो मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है या वेटेड एवरेज से करनी है। इंड एस केवल इन दो मेथड्स की इजाज़त देता है, लेकिन एंटिटी ने एक ऐसा मेथड अपनाया जो इंड एस जिसकी इजाज़त नहीं देता, तो ये इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएगी। अब कंपनी ने मान लेते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन एक ऐसे मेथड से करा जो इंड एस इजाज़त नहीं देता, और बाद में एंटिटी ने नोट में लिख दिया कि भाई हमने स्टॉक को नीफो के हिसाब से वैल्यू करा है। तो सिर्फ नोट में ये कह देना कि हमने स्टॉक वैल्यूएशन के लिए एक ऐसा मेथड अपनाया है लॉजिकली जिसकी इजाज़त इंड एस नहीं देता, हमने तो अपनी तरफ से नोट भी लिख दिया, तो सिर्फ नोट में कह देने से ये गलती नहीं सुधर जाएगी। समझ में आया कहने का? तो इंड एस क्या कहता है कि आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई और उसके बारे में बाकायदा आपने नोट भी लिख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो गई, आपको इसको ठीक तरीके से ही लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 10 में क्या है, डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंड एस क्या परमिसेबल है। वैसे तो इंड एस के अंदर जो गाइडलाइंस दिए हैं हमें उनको फॉलो करना ही पड़ता है, हमें फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी मान लेते कोई एंटिटी है वो अपनी अकाउंटिंग कर रही है, अब एंटिटी को ये लग रहा है कि हमने किसी आइटम की वैल्यूएशन या मेजरमेंट करनी है, तो एंटिटी को ये लग रहा है कि अगर हम इस आइटम को इंड एस के अनुसार या इंड एस की गाइडलाइंस के अनुसार मेजर करेंगे या रिकग्नाइज करेंगे तो शायद हम ट्रू या फेयर तरीके से इस आइटम को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो तब एंटिटी ने क्या करा, एंटिटी ने इंड एस में जो दी हुई थी गाइडलाइन उससे एंटिटी डिविएट हो गई और एंटिटी ने इसको किसी दूसरे तरीके से वैल्यू करा। लेकिन एंटिटी ने अब की बार नोट में इसका रीज़न ये लिखा कि अगर हम इसको इंड एस के हिसाब से वैल्यू करते तो हम ट्रू और फेयर तरीके से इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा करा। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंड एस से डिपार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिपार्ट मतलब अलग हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको एक नोट देना पड़ेगा। इज ए क्लियरिटी? यहाँ पर रीजंस भी देने पड़ेंगे और नोट्स भी देना पड़ेगा। जो ये केस स्टडी है, मैंने कहा तुम्हारे लेवल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कोई केस स्टडी के चांसेस नहीं है आने के, लेकिन जस्ट मैंने इस केस स्टडी में क्या लिखा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वो कह रहा है कोई एंटिटी है G1 नाम की, G1 नाम की कोई एंटिटी है, करेक्ट। अब वो कह रहा है उस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद उन्होंने नोट में लिख भी दिया है कि हमने इनको बड़े क्लियर तरीके से इंड एस फॉलो करते हुए बनाया है और बिना किसी दबाव के बनाया, यानी कि नोट भी दे दिए हैं। अब ऑडिटर ने जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ऑडिटर को लगा कि ये इंड एस की दी हुई बातों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑडिटर जब चेक करता है, ऑडिट करता है, और उसको कोई बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है या अकाउंटिंग कन्फर्मिटी के हिसाब से नहीं लगती, तो वो उसको मार्क करता है। इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आया? यानी कि जहां उसको डाउट होता है तो वो उसको मार्क कर देता है, जिसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं वो क्वालिफाई कर रहा है। तो उसने उस पॉइंट को क्वालिफाई कर दिया। तो क्या ये माना जाए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंड एस को फॉलो नहीं कर रही? तो आंसर होगा कि ये माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है, बावजूद इसके कि ऑडिटर ने ये नोट दिया हुआ है कि इसके अंदर कोई पॉइंट है जो इंड एस के हिसाब से नहीं है। उसके बावजूद भी ये माना जाएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंड एस को फॉलो कर रही है, क्योंकि बाकायदा उसमें नोट लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद स्टैंडर्ड गोइंग कंसर्न के बारे में बताता है, तो ये पॉइंट भी मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो ये मानते हुए बनाते हैं कि हमारी एंटिटी एक गोइंग कंसर्न है। लेकिन अगर हमें कभी थोड़ा डाउट होता है कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उस केस में कंपनी के जो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट हैं उनको एक असेसमेंट करना पड़ेगा। और अगर असेसमेंट पे उनको लगता है कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है,
तो फिर जब वो अपनी अकाउंटिंग करेगी तो गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को ना मानते हुए करेगी, गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को ना मानते हुए करेगी। ऐसी सिचुएशन में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं हम उनको बैलेंस शीट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाएंगे। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, और बाकायदा हमें एक नोट भी देना पड़ेगा। बस इतना सा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। ये सब वही पॉइंट्स हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप अपनी अकाउंटिंग करें तो आप एक्रूअल बेसिस के हिसाब से करें। करेक्ट, हमेशा वही करें। वो एक अलग मैटर है जहां हमें सिर्फ कैश की ही ज़रूरत पड़ती है। आई मीन टू से जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम बनानी पड़ती है ना। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो एक्रूअल सिस्टम को के हिसाब से बनाएं, एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से बनाएं, केवल ऐसी सिचुएशन में जहां की सिर्फ कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जहां कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ रही है वहां हमें कैश सिस्टम बनाना पड़ेगा। मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन स्टैंडर्ड कहता है जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो जितने भी मटेरियल आइटम है, इंपॉर्टेंट आइटम है, अगर वो सिमिलर नेचर के हैं, जैसे मान लेते हैं किसी एंटिटी में कुछ प्लांट्स हैं, वो एंटिटी बहुत सारे प्लांट्स यूज़ करती है, कुछ टाइप 1 के प्लांट हैं, कुछ टाइप 2 के प्लांट हैं, कुछ टाइप 3 के प्लांट हैं। तो जितने भी प्लांट टाइप 1 के हैं कंपनी उनको इकट्ठा एग्रीगेट कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकती है। जितने भी टाइप 2 के प्लांट हैं उनको भी इकट्ठा कर करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकती है। कहने का मतलब जो भी सिग्निफिकेंट आइटम है अगर वो सिमिलर नेचर के हैं तो उनको एग्रीगेट कर करके दिखाया जा सकता है। ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग का मतलब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो हम एक पर्टिकुलर एसेट में से कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी माइनस कर करके ना दिखाएं। स्टैंडर्ड ये कहता है। करेक्ट, एंटिटी को एक दूसरे से ऑफसेट या नेट ऑफ नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई इंड एस इसकी इजाज़त ना दे। करेक्ट, लेकिन ध्यान ये भी रखना है, स्टैंडर्ड आगे ये भी बताता है अकाउंट्स में कई एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें से हम प्रोविजन, जैसे कि डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके दिखाते हैं। जब हम एसेट्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर करके दिखाते हैं तो ये कोई नेट ऑफ नहीं कर रहे, ये नेट ऑफ या सेट ऑफ नहीं है या ऑफसेटिंग नहीं है। समझ में आया? इसी तरह से जैसे स्टॉक है, एक कंपनी ने स्टॉक, हमें मालूम है कि स्टॉक की वैल्यू डिक्लाइन होती रहती है, समय के साथ स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड होना, ऑब्सोलीट हो जाता है। तो कई कंपनी ऑब्सोलीट प्रोविजन बना देती हैं, नेट पर दिखा देती हैं। तो हम स्टॉक या एसेट को जब नेट पे दिखाते हैं तो वो नेट ऑफ नहीं है। नेट ऑफ का मतलब होता है एक आइटम को दूसरे आइटम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो स्टैंडर्ड यही कहता है जहां तक हो सके ऑफसेट नहीं करना है, लेकिन अकाउंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेट बेसिस पर दिखाई जाती हैं लेकिन वो ऑफसेट नहीं है, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। अब मान लेते हैं एक केस स्टडी में मैंने ये दिया हुआ है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि कोई कंपनी है वो एजेंट के रूप में काम करती है। मान लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो एजेंट का काम करती है, तो जाहिर है इनको कमीशन रिसीव होता है। मान लेते हैं इनको इस साल 10 लाख रुपए का कमीशन मिला, जो हमारी कंपनी है वो एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो हमें कमीशन मिलता है। और हमारी कंपनी ने जो एजेंट के रूप में काम कर रही है उसने कुछ आगे सब एजेंट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? सब एजेंट्स। तो जब हमने सब एजेंट्स रखे हुए हैं तो उनको हमें कमीशन देना पड़ेगा। मान लेते हैं लास्ट ईयर हमें 10 लाख का कमीशन मिला और हमने 7 लाख का कमीशन दिया। अब अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 3 लाख दिखा दूं तो जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कंपनी बाकायदा ये बताए कि हमें 10 लाख मिले हैं और हमने 7 लाख रुपए का खर्चा करा है, यानी कि ग्रॉस बेसिस पर इसको दिखाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग से। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कहता है कि एंटिटी को एटलीस्ट साल में एक बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए। फिर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया, जब हम करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें पिछले साल की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? फिर कुछ लम्हा पहले मैंने अभी तुमसे कहा कि जब कोई कंपनी अपना कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग बनाती है तो कंप्लीट सेट, मैंने कहा एक तो करंट ईयर की बैलेंस शीट, एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, यानी कि हमें 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ती हैं।
फिर मैंने कहा कि करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और लास्ट ईयर की बनानी पड़ती है, यानी कि 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनानी पड़ती हैं। इस 2 हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी पड़ती हैं, तभी कंपैरिजन होगा। और 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़ती हैं और हमें नोट्स देने पड़ते हैं। तो मिनिमम ये मतलब है। ये पॉइंट तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। मैंने तुम्हें बताया कंप्लीट सेट में कभी कभी मुझे एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और मैंने कहा वो एडिशनल बैलेंस शीट मुझे ओपनिंग डेट को बनानी कब पड़ेगी, जब एंटिटी ने रेट्रोस्पेक्टिवली कोई चेंज करा है। करेक्ट। वैसे तो मिनिमम हमें यही बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मुझे एक एडिशनल बैलेंस शीट, जिसको हम थर्ड बैलेंस शीट कहते हैं, ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, क्योंकि करंट ईयर के एंड में तो मुझे बनानी पड़ेगी, करंट ईयर के एंड में, लास्ट ईयर के एंड में। उसके अलावा लास्ट ईयर की ओपनिंग डेट को भी बैलेंस शीट, एडिशनल बैलेंस शीट तब बनानी पड़ती है जब एंटिटी ने कोई रेट्रोस्पेक्टिवली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करा है, या कोई रीस्टेट करा आइटम को, या रिक्लासिफाई करा है। फिर स्टैंडर्ड कुछ ये कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, एक कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है तो आपको मालूम है कंपनी की एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, एनुअल रिपोर्ट्स बोलते हैं इनको। अब आपने कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, सॉरी मैंने एनुअल रिपोर्ट्स लिखी, जो कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, जनरली एक छोटी से छोटी कंपनी की भी बात करें तो कम से कम उसमें 40 से 50 पेजेस होते हैं। आजकल कंपनी बहुत चीज़ों के बारे में लिखते हैं। जब कंपनी की ये बुकलेट जैसी आती है, अगर आपके मम्मी पापा में से किसी ने शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे तो आप देखना कि उनको साल में एक बार कंपनी की तरफ से एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, जिस कंपनी के उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं। क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदे तो वो कंपनी के ओनर हैं, इसलिए उनके पास कंपनी जो है अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40-50 पेजेस ऑन एन एवरेज इतने होते हैं। अब मैं किसी कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुकलेट को देख रहा हूँ तो पता लग रहा है मेरे को ढूंढने में ही वक्त लग गया कि इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही जो मैंने अभी बताया, कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने रिलीज करी है अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, ताकि लोगों को आपकी परफॉर्मेंस को परखने में, देखने में, समझने में कोई मुश्किलात ना आए। करंट एंड नॉन करंट एसेट स्टैंडर्ड ये भी कहते हैं कि एंटिटी जब अपनी बैलेंस शीट बनाए तो आइटम्स को करंट नॉन करंट के रूप में लिखे। करेक्ट। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं ये आपको मालूम तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने के लिए, देखो करंट एसेट क्या होते हैं ये ध्यान से समझना है। बहुत से बच्चों के दिमाग में पता है क्या आता है कि करंट एसेट, क्योंकि आप लोगों ने यही पढ़ा है कि कोई भी ऐसा एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हमें 11th-12th में ये पढ़ा दिया जाता है, यही पढ़ाया जाता है ना, कि कोई भी ऐसा एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा। लेकिन ये 12 महीने का कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है अब इस लेवल पे। जैसे कि मान लेते हैं कोई रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है और रियल एस्टेट सेक्टर की कोई कंपनी है। अब रियल एस्टेट की ये कंपनी है तो इसका मतलब ये क्या बनाती है, ये हाउसिंग वगैरह बनाती है। करेक्ट। ये हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बनाती है, घर वगैरह बनाती है। यानी कि हाउसिंग सोसाइटी या हाउसेस वगैरह बनाने के लिए इनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें खरीदनी पड़ती है। फिर ये हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं या सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उस हाउस को ये बेचेंगे, सेल करेंगे। करेक्ट। उसमें भी ये क्रेडिट में सेल करते हैं। खैर एनीवे, कहने का मतलब है, देखो जब एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बनाया, पहले रॉ मटेरियल खरीदे, घर बनाया और उसको बेचा, तो ऐसा करते करते तो 4-5 साल लग जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एक रियल एस्टेट सोसाइटी के लिए नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल 4 से 5 साल पीरियड का होता है। और नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल का मतलब वही है कि हम रियलाइज कब करेंगे कैश। यानी कि अब वो 12 महीने का भूल जाओ, नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल तुमने याद रखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो वो किसी एंटिटी के लिए 4-5 साल भी हो सकती है, किसी एंटिटी के लिए 12 महीने भी हो सकती है। नॉर्मली एंटिटीज़ के लिए 12 महीने माना जाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने कहा वो 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड भी हो सकता है। तो अब तुम्हें करंट एसेट के बारे में क्या मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऐसा आइटम जो एक एंटिटी एक्सपेक्ट करती है क्या
to realize the asset or intend to sell it or consume it within the normal accounting cycle. सपोज मैं तुम्हें ये कहूँ कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है और उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल 3 साल की है, तो उनके पास एक घर पड़ा हुआ है, तो उस और वो घर कंपनी को लगता है कि 2.5 साल में कंपनी रियलाइज करेगी, तो उसको करंट एसेट माना जाए या नहीं माना जाए? माना जाए, क्योंकि वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कहा कंपनी की 3 साल की है। तो कोई भी चीज़ जो नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल के अंदर अगर कंपनी उसको रियलाइज कर रही है, रियलाइज का मतलब है अल्टीमेटली कैश कलेक्ट कर रही है, या कंपनी उस एसेट को बेचना चाहती है या उसे कंज्यूम करना चाहती है नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल में, तो वो करंट एसेट की परिभाषा में आएगा। या फिर कंपनी ने उस एसेट को ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही रखा हुआ है, बेचने बेचने के पर्पस के लिए रखा हुआ है, या फिर कंपनी को लगता है कि उस एसेट से हमें कैश मिल जाएगा अगले रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के अंदर अंदर। ये भी एक पॉइंट है कि जिस डेट को मेरा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, अगर मुझे लगता है कि इस आइटम से अगले 12 महीने के अंदर अंदर ये रियलाइज़ हो जाएगा, यानी कि कैश वगैरह मिल जाएगा, तो मैं इसको करंट एसेट की परिभाषा में रखूँगा। उसके अलावा आपको ये तो मालूम ही है कि जो कैश होते हैं और कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ये तो करंट एसेट है ही हैं, इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट थोड़ी है, ये तो करंट एसेट है ही हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ थोड़ी सी वैसे, हो सकता है ये आपके लेवल पे इतनी नहीं हो इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं वैसे बता दूँ। सपोज एक कंपनी ने कैश रखा हुआ है बैंक में। देखो कंपनी, और मान लेते हैं कंपनी का ये जो कैश एट बैंक है किसी फॉरेन कम बैंक में है। बात समझ में आया? कंपनी ने कैश रखा हुआ है, ऑफ कोर्स ये कैश एट बैंक है, मेरी बैलेंस शीट का आइटम है, और ये फॉरेन बैंक में है। वैसे तो ये करंट एसेट है, क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट तो होते ही करंट एसेट है। लेकिन आपको जस्ट नॉलेज सेक के लिए मालूम ये होना चाहिए, मान लेते हैं ये फॉरेन बैंक जिस कंट्री में लोकेटेड है, उस कंट्री ने इस फॉरेन बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। यानी कि इस फॉरेन बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी, यानी कि अगर आपका कैश एट बैंक किसी ऐसी कंट्री में है जहां की उस बैंक के ऊपर उस कंट्री के लॉ ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं, तो उस केस में उसको करंट नहीं मानना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर उसको नॉन करंट की परिभाषा में ही हम इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। जैसे वो कह रहे हैं एक एंटिटी है, उसके पास एक मशीन है, और एंटिटी मशीन मैन्युफैक्चर करती है और सेल के लिए करती है, और कह रहा है कंपनी की एक बिल्डिंग है, कंपनी ओन्स ए मशीन कंपनी के पास एक मशीन है जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स, और उन गुड्स को सेल करती है, और कंपनी के पास एक बिल्डिंग भी है जिसमें कि कंपनी अपने ऑपरेशन कैरी करती है। अब मैं तुमसे पूछूँ करंट है या नॉन करंट, तुम 1 मिनट में आंसर दे दोगे, क्योंकि मशीन और बिल्डिंग तो है ही नॉन करंट। लेकिन आंसर देना कैसे है? तो आप कैसे दोगे कि कंपनी के पास जो ये मशीन है और बिल्डिंग है नॉन करंट एसेट तो है? क्यों है? क्योंकि दे आर नॉट कैश और कैश इक्विवेलेंट। एक तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए ये नॉन करंट है, और कंपनी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी कि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएंगे। करेक्ट? कंपनी ने इनको ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं रखा हुआ, बेचने वेचने के लिए, और कंपनी को ये भी उम्मीद नहीं है कि रिपोर्टिंग पीरियड के अगले 12 महीने के अंदर अंदर हम इनसे पैसा हासिल कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको कि तुम आसानी से कर सकते हो। तुम्हें मालूम है मैं तब तक कोई क्वेश्चन नहीं देता जब तक कि मुझे यकीन ना हो कि आप इसको कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके अलावा एक ये केस स्टडी है जो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, लेकिन 5 मिनट का रेस्ट हम लेंगे और उसके बाद इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे। अभी 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे।
सो वेलकम अगेन। तो मैं कह रहा था ये जो केस स्टडी है, अब इस केस स्टडी में क्या दिया हुआ है वो कह रहा है, पहले मैं केस स्टडी पढ़ भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। वो कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को कोई कंपनी है या कोई एंटिटी है, उस एंटिटी ने 15 लाख रुपए के अपने सरप्लस फंड्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। 15 लाख रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट करे हैं और कंपनी ने कुछ दूसरी कॉरपोरेट बॉन्ड्स का मतलब है किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं और कहता है इन बॉन्ड्स पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ये 15 लाख रुपए के बॉन्ड्स हैं, करेक्ट। अब वो कह रहा है जिस कंपनी के एंटिटी ने बॉन्ड्स खरीदे हैं वो एंटिटी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो 1 अप्रैल को होगी, करेक्ट। 1 अप्रैल को होगी और जो ये पैसा कंपनी वापस करेगी वो 3 इंस्टॉलमेंट में करेगी। वो कह रहा है कंपनी जो ये पैसा वापस करेगी 15 लाख रुपए, कंपनी जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो कंपनी मेरा पैसा भी तो वापस करेगी ना। 3 साल तक हर साल मुझे इंटरेस्ट भी देगी, 3 साल के बाद पैसा भी देगी, लेकिन वो कह रहा है जो पैसा वापस करेगी 3 इंस्टॉलमेंट में करेगी और पैसा भी वापस कंपनी 1 अप्रैल को करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं 1/4/2022 को हूँ, पहले तो ये बात समझें। आप 1/4/2022 को हैं तो आपका अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होगा? 31/3/2023 को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाएगा। पहला साल तो ये ख़त्म हो गया ना आपका। तो कंपनी, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है वो कंपनी आपको 1 अप्रैल 2023 को एक तो आपको इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 8% ऑफ 15 लाख आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 15 लाख का आप कंप्यूट करेंगे तो शायद ये 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो आपने 15 लाख रुपए दिए हुए हैं वो भी कंपनी आपको 5 लाख रुपए वापस करेगी क्योंकि कंपनी ने कहा है हम 3 इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे। यानी कि 1 अप्रैल को आपको एक तो इंटरेस्ट मिलना है और 5 लाख रुपए आपको डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलना है। अब ध्यान ये रखना है कि जब मैं 31/3/2023 को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करूंगा तो मैंने अभी तुमसे कहा था कि कोई भी पैसा जब रिपोर्टिंग, ये कौन सी डेट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। ये रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर कोई भी पैसा अगर तुम्हें मिलना है तो वो करंट माना जाएगा। तो इस केस में क्योंकि ये पैसा आपको अगले दिन ही मिलना है और ये पैसा भी अगले दिन मिलना है तो इन दोनों को तो करंट माना जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट 1,20,000 का और प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख का करंट माना जाएगा और 15 लाख में से आपको 5 लाख तो मिल गए। अब जो बच गए 10 लाख उसको आपको नॉन करंट एसेट मानना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट, क्योंकि एसेट है ना, आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई, उसको नॉन करंट मानना पड़ेगा। ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। केस स्टडी 5 आप कर सकते हैं, केस स्टडी 6 भी आप कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि जो मैंने बताया उसके हिसाब से। अब ऐसी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया करंट लायबिलिटी के बारे में, वो कह रहा है करंट लायबिलिटी के बारे में क्या कह रहा है कि करंट लायबिलिटी भी वही है जो आपने नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पैसा देना है या आपने उस लायबिलिटी को रखा हुआ है ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, यानी कि उसको यूज़ करने के लिए, फटाफट फ्रीक्वेंटली उसका मैं यूज़ करूं सेटल करने के लिए, या फिर रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर आपने उसको पे करना है, या फिर एक ऐसा अमाउंट जो रिपोर्टिंग डेट को आपके ऊपर है, यानी कि रिपोर्टिंग डेट है और रिपोर्टिंग डेट को आपके ऊपर कुछ दबाव है, ऑब्लिगेशन है। मान लेते हैं आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, करेक्ट, और आपकी रिपोर्टिंग डेट मान लेते हैं 31/3/2027 की है। इस तारीख को आप रिपोर्ट कर रहे हैं और ये पैसा आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन ये पैसा मान लेते हैं आपने 30 जून 2027 को वापस करना है, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर वापस तो करना है। लेकिन इस पैसे को आप डेफर नहीं कर सकते, यानी कि बैंक को ये नहीं बोल सकते कि मैं 12 महीने के बाद ये पेमेंट दूंगी। तो जब ऐसा आप नहीं कर सकते, यानी कि ड्यू डेट को पे करना ही करना है, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर पे करना ही करना है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने तुम्हें कराया, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ हमने इन्वेस्ट करा था, यहाँ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। अब की बार क्या सिचुएशन है, केस स्टडी जो 7 दी हुई है, थोड़ी नंबरिंग थोड़ी सी सीरियलिंग नहीं है, कोई बात नहीं। 1/4/2023 को वो कह रहा है हमारी एंटिटी ने
वो कह रहा है कि 1 लाख बॉन्ड्स इशू करे हुए हैं और जो बॉन्ड है वो 10 रुपये का एक बॉन्ड है, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स हमारी कंपनी ने इशू करें हैं। अब की बार हमारी कंपनी ने इशू करें हैं तो हमारे लिए ये लायबिलिटी है ना, और हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो कहता है कि इन पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो 1/4/2000 यानी कि 1 अप्रैल को पेमेंट करी जाएगी, इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाएगी। और जो ये 10 लाख रुपए हैं उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ये कह रही है कि हम हर साल 10,000 बॉन्ड्स वापस करेंगे। 1 अप्रैल को हम हर साल 10,000 बॉन्ड्स वापस करेंगे। टोटल 1 लाख बॉन्ड्स हैं और एक बॉन्ड 10 रुपये का है, इसका मतलब हर साल हम प्रिंसिपल का 1 लाख रुपए वापस करेंगे। तो जाहिर है कि 1 अप्रैल को जब आप 1 अप्रैल 2024 को पहुंचेंगे, 1 अप्रैल 2023 के बाद 1 अप्रैल 2024 को पहुंचेंगे तो 8% इंटरेस्ट 10 लाख का 80,000 एक तो आपने पे करना है, और आपने 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। अब जब आप ईयर के एंड में पहुंचेंगे 31/3/2024 को, तो आपको ये मालूम है कि अगले दिन ही इंटरेस्ट पे करना है और अगले दिन ही हमने ये पे करना है, तो ये दोनों तो करंट माना जाएगा ना। तो 80,000 का इंटरेस्ट और 1 लाख का प्रिंसिपल तो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। अब 10 लाख में से जो 9 लाख रुपए बच गए उसको आप नॉन करंट लायबिलिटी के रूप में लेकर के चलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और एक ये क्वेश्चन भी आप देख लो, वैसे आने के चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी एन एंटिटी ने कह रहा है कुछ डिपॉजिट्स रखे हुए हैं। अब कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि इनको करंट माना जाए या नॉन करंट माना जाए। तो कंपनी के कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है। आपको मालूम है कि जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अमाउंट जो हम डिपॉजिट करते हैं, क्या उसको मैं करंट मानूं या नॉन करंट मानूं? तो यहाँ लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो आप ये सोच के तो नहीं लेते ना कि 1 साल के अंदर अंदर हम इसको डिस्कनेक्ट करवा लेंगे, ऐसा सोच के तो नहीं लेते। आप उसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो इस लॉजिक के साथ इसको नॉन करंट लायबिलिटी मानना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कंपनी ने कुछ टेंडर डिपॉजिट मनी भरा है, जैसे मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो हम लोग टेंडर भरते हैं। टेंडर मतलब एक अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है वो अब होटल बनाना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? टेंडर भरेंगे। नॉर्मली जब हम टेंडर भरते हैं तो हमें कुछ इनिशियल डिपॉजिट रखना पड़ता है, इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है। तो जो हमने टेंडर डिपॉजिट मनी भरा है, क्या इसको करंट माना जाए, नॉन करंट? अब यहाँ हमें लॉजिकली आंसर देना पड़ेगा। अगर तो टर्म्स ये कहती हैं, अगर तो टर्म्स ये कहती हैं कि ये पैसा आपको रिफंड हो सकता है 12 महीने के अंदर अंदर, तब तो आप इसको करंट मान करके चलेंगे। लेकिन अगर टर्म्स ये कहती हैं कि 12 महीने के बाद ये पैसा रिफंड होगा, तो उस केस में नॉन करंट आपको मानना पड़ेगा। आंसर मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ऐसी डीएसपी तो हमारा कुछ गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा होगा, टैक्सेशन अथॉरिटी से, जीएसटी को लेकर के। तो जीएसटी को लेकर के डिस्प्यूट तो चल रहा है और हमने उसके लिए कुछ अमाउंट जो है डिपॉजिट भी करा हुआ है। जीएसटी डिपॉजिट तो करा हुआ है लेकिन हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। अब लॉ से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसको करंट माना जाए, नॉन करंट? तो अगर तो लॉ का डिसीजन हमें लगता है कि 12 महीने के अंदर आ जाएगा, अगर 12 महीने के अंदर आ जाएगा तो मैं इसको करंट मानूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि डिसीजन 12 महीने के बाद आएगा तो मुझे इसको नॉन करंट मानना पड़ेगा। इस तरीके से लॉजिकल आंसर्स देने हैं। उसके बाद फिर मैंने इनमें कुछ डिफरेंस भी बताया हुआ है, ये डिफरेंस भी आप पढ़ लेना। इज इट क्लियर टू यू? अपनी नॉलेज के लिए भी और थोड़ा सा आपको इसमें पता भी लग जाए। तो ये था आपका इंड AS 1, करेक्ट। तो इंड AS 1 हालांकि मैंने बहुत डिटेल में कराया, इतना डिटेल की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको मालूम है कि हम हर चीज़ बहुत डिटेल से कराते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली आपके काफ़ी काम आएगा अगर इस नॉलेज को आप रखते हैं अपने पास। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में और किसी नए स्टैंडर्ड के साथ। तो धीरे धीरे अब हम बिल्कुल कोर्स के फिनिशिंग एंड की तरफ आ गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।